हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक एनालॉजी का पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग ने एनालॉजी के बारे में पढ़ा है और उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, वो हम पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब आज उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं हर टाइप्स के ऊपर वो देखेंगे और हर टाइप के अराउंड 6 क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हम लोग का टाइप 1 का सिमेंटिक एनोलॉजी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है एप्पल फ्रूट, तो कैरेट यहाँ पे क्या होगा। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है सिमेंटिक एनोलॉजी क्या होता है। इसको मैंने डिटेल में अपने पहले लेक्चर में बताया है, बट यहाँ पे सिमेंटिक एनोलॉजी को अगर एक बार दोबारा समझें तो सिमेंटिक एनोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, उसका एनोलॉजी उसके बगल वाले चीज के साथ हम लोग को देखनी है। तो एप्पल जैसे एक फ्रूट है, उसी तरीके से जो एक कैरेट है वो हम लोग की वेजिटेबल है। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर, फिर यहाँ पे रेशियो का साइन हॉस्पिटल, प्रोपोर्शनल का साइन टीचर, फिर यहाँ पे रेशियो, फिर हमें बताना है क्या है। तो जैसा रिलेशन इनका आपस में है, एक हम लोग को जो एनोलॉजी यहाँ मिलेगी वही हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल, इनका रिलेशन क्या है कि डॉक्टर कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में। वैसे ही टीचर कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे स्कूल में। तो ये आंसर हो जाएगा। टीचर क्लासरूम में भी होते हैं, बट हॉस्पिटल के अंदर भी तो कमरे होते हैं। जैसे इनको हम दो तरीकों से बनाए कि अगर एक हॉस्पिटल हम लोग का और एक स्कूल है, तो स्कूल के अंदर क्लासरूम, ठीक है, स्कूल के अंदर क्लासरूम, हॉस्पिटल के अंदर भी वार्ड होते हैं, ठीक है, या चेम्बर कह लिया जाए, ऐसा होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 उस तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 क्लास ऐसे। तो जो डॉक्टर हैं वो तो यहीं रहते हैं, बट इस पूरी बिल्डिंग की बात हो रही है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, इसको हॉस्पिटल कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से टीचर जो होते हैं वो होते हैं हम लोग के इस स्कूल के अंदर। क्लासरूम में तो होते ही हैं, बट क्लासरूम में भी हो सकते हैं, लाइब्रेरी में भी हो सकते हैं, वो ऑफिस में भी हो सकते हैं, बट ऑफिस, ये वाले ऑफिस की बात नहीं हो रही, स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं हम लोग इनको कंसीडर करेंगे और वो हो जाएगा आंसर स्कूल। ठीक है, कि जो टीचर हैं वो हम लोग के स्कूल में होते हैं। विंटर, कोल्ड, समर, ठीक है, क्या होगा। तो विंटर में हम लोग को क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। उसी तरीके से समर में, गर्मियों के टाइम में क्या महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, हॉट। ठीक है, कहते हैं ना एक्सट्रीम हॉट है आज, एक्सट्रीम हॉट वेदर इन द समर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का विंटर रिलेटेड है कोल्ड से, वैसे ही समर रिलेटेड है हॉट से। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, सिमेंटिक एनोलॉजी का ही क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें ओशन रिलेटेड है सॉल्ट वाटर से, वैसे ही लेक किससे रिलेटेड होगा। जो ओशन होता है, ओशन में मौजूद है सॉल्ट वाटर, मतलब वहां का जो वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी है। ठीक है, सॉल्टी इन नेचर है। और जो लेक है, लेक में जो भी पानी हमें मिलता है वो फ्रेश होता है। फ्रेश मतलब उसको हम पी सकते हैं, सॉल्ट वाटर को हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते। तो लेक में जो वाटर होता है वो होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, ये चीज, मछलियां दोनों जगह मिलेंगी, बट यहाँ पे वो रिलेशन नहीं है। लेक में फिश होगी, लेक में वेव्स होंगी, जैसे कि हम कोई पत्थर कहीं पे डाल दे तो लेक में वेव फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बात वाटर की होती है, वाटर के नेचर की बात हो रही है। तो ओशन में सॉल्ट वाटर होता है और लेक में फ्रेश वाटर। इस तरीके से टाइप 1 का जो 5th क्वेश्चन है, कैट मैमल, वैसे ही क्रोकोडाइल क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो कैट है, कैट किस कैटेगरी में आती है। कैट को हम लोग क्या कहते हैं, कैट को मैमल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कैट जो होती है वो बेबीज को जन्म देते हैं। ठीक है, बच्चे पैदा होते हैं, अंडे नहीं आते हैं जैसे मुर्गियों में होता है, उस पर पहले अंडे आते हैं फिर उससे बच्चे निकलते हैं, जबकि कैट में बच्चे होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल जो होते हैं उनके अंडे
होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते, उनके अंडे होते हैं, उसके बाद उनसे बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो और ये जो क्रोकोडाइल हैं वो मैमल्स नहीं होते, उनके दूध नहीं होता। जैसे कैट अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे क्रोकोडाइल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। तो ये मैमल वाली कैटेगरी में नहीं आते, बट ये किसी कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी कौन सी होती है? क्रोकोडाइल इंसेक्ट नहीं होते, क्रोकोडाइल उड़ते नहीं हैं, तो बर्ड नहीं होते। क्रोकोडाइल हम लोग के रेप्टाइल होते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल हम लोग के रेप्टाइल होते हैं। क्लियर ये चीज? क्रोकोडाइल हम लोग का एम्फीबियन नहीं होता, वो पानी और हवा दोनों में सांस नहीं लेता, वो सांस हवा से ही लेता है, ठीक है। जब वो क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है तो अपनी सांस को वो उतनी देर तक रोक के रखता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो एम्फीबियन जो होते हैं वो पानी और एयर दोनों से ऑक्सीजन को लेते हैं, जबकि क्रोकोडाइल हवा में ही आके ऑक्सीजन लेते हैं। वो वाटर के अंदर ऐसे नहीं रुके रहते हैं कि 24 घंटे तक लगातार रुके हुए हैं और उनको पानी से ही ऑक्सीजन मिल रही है। वो सरफेस में आते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। इस तरीके से कुछ उनका टाइम होता है। तो क्रोकोडाइल रिप्टाइल है, वो क्रोकोडाइल एम्फीबियन भी नहीं है। फ्रॉग एम्फीबियन है। फ्रॉग अगर एक बार पानी के अंदर चला जाए तो उसको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है सांस लेने के लिए। क्लियर? जैसे व्हेल होती है, व्हेल भी एम्फीबियन नहीं है, उसको मतलब वो इस तरीके फिश नहीं है कि वो उसके गिल्स नहीं होते कि वो पानी से एयर ले ले, उसको सरफेस में आना पड़ता है और वहां से वो एयर लेती है, जो व्हेल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलर, सिप, वैसे ही पायलट, ठीक है। तो यहां पे ये होगा। तो जैसे सेलर है, सेलर सिप चलाता है, वैसे ही पायलट क्या चलाता है? पायलट एरोप्लेन चलाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है एरोप्लेन और एयरप्लेन में? ये अमेरिकन इंग्लिश है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, बस, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। तो सेलर सिप को चलाता है और पायलट एरोप्लेन को चलाता है। क्लियर? इस तरीके से हम लोग को चीजें देखनी होती हैं। टाइप 2 का जो नंबर एनोलॉजी है, टाइप 2 हम लोग की नंबर एनोलॉजी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इस पे दिया हुआ है हम लोग को 2:4, 2:4 प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर 3 रेशियो क्या आएगा? तो 2:4 से कैसे रिलेटेड है? 2 को अगर हम रिलेट करें 4 से तो ये हो सकता है कि 2 + 2 = 4 या फिर 2 × 2 = 4। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 + 2 = होना चाहिए 5, जबकि यहाँ पे 5 आंसर नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये रिलेशन नहीं होगा। अब इसको करके देखते हैं 3 × 2, तो आ गया 6 और ये आ गया पहला वाला हम लोग का ये आंसर। तो जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं होता, क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ये पूरा मिल के क्वेश्चन बनता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं नंबर एनोलॉजी वगैरह वाले। अब नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वही है कि 5:25 प्रोपोर्शनलिटी के साइन 6 क्या होगा? तो 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 25। उसी तरीके से जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 36। ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब टाइप 2 नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यह दिया हुआ है कि 9:20 प्रोपोर्शनलिटी का साइन 12 क्या होगा? तो 9 और 20 कैसे रिलेटेड है? 9 में अगर हम लोग ऐड कर दें 11 तो मिल रहा है 20, बिल्कुल। तो क्या 12 में 11 ऐड करने से हम लोग को आंसर मिलेगा 33? नहीं, नहीं मिल रहा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसके लिए हम लोग को सॉरी, ये 23, ठीक है 23, तो 23 इस पे नहीं है। अब यहाँ पे 23 नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरे तरीके से देखते हैं, 9 और 20 के बीच में रिलेशन ये भी आ सकता है कि 9 × 2 करें तो आ रहा है 18 और उस पर फिर +2 कर दें तो 18 + 2 हो जाएगा हम लोग का 20। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर करें 12 × 2 + 2 तो 12 × 2 = 24 +2 बन गया 26। ये तो ये कुछ रिलेशन हम लोग का यहाँ पे
बन रहा है और इसी से ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया 26। टाइप 2 नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 4, 7:12 प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर 15 क्या आएगा यहाँ पे वो बताना है। तो 7 और 12 कैसे रिलेटेड है वो हम लोग चेक करें। तो 7 और 12 एक तो ऐसे रिलेटेड है कि 7 + 5 = 12। तो क्या 15 + 5 करने से आंसर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये 20 मिल रहा है। तो ये भी हम लोग का जो तर्क है वो एक हम लोग के पास सॉलिड तर्क है कि जब हम 7 में 5 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है 12, 7 5 12 होता है। उसी तरीके से जब 15 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 20। ठीक है, इसमें एक और लॉजिक जो समझ पे आ रहा है वो ये है कि 7 अगर मतलब इसका आंसर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी में एक और चीज है कि 7 इंटू अगर 2 करें और उसमें -2 कर दें तो 7 2 टाइम्स 14 -2 ये निकल के आ गया 12 ये। और इसी चीज को अगर यहां पे अप्लाई करें कि 15 इंटू 2 -2 तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30 और -2 मतलब 28। तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज तो यहां पे हम लोग इस तरीके से यहां पे देखा कि दो दो पॉसिबल आंसर हैं इसके, एक तो है 20 और एक है 28। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग के पास जो तर्क हम लोग लगा रहे हैं दोनों तर्क सही हैं। तो एग्जामिनेशन में अगर हम लोग ये अपनी बात को सही कर दें कि जो हमने तर्क दिया है वो सही है तो वो आंसर भी सही मान लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर जिन्होंने बनाया है अगर उनके अकॉर्डिंग आंसर 28 सही था तो आपके तर्क के अकॉर्डिंग आंसर 20 भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो है एनोलॉजी का क्वेश्चन। और एनोलॉजी का क्वेश्चन इसी बात पे होता है कि हमारे पास तर्क है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक वैलिड तर्क होना चाहिए। रीजनिंग मतलब रीजन देना, तो हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और 28 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों तर्क आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 12 तो 6 और यहां पे क्या आएगा? तो 4 + 8 अगर करके देखें तो 8 4 12, बट 6 में अगर 8 ऐड करते हैं तो 14, नहीं ये नहीं यहाँ पे फिट बैठ रहा, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, ये जो है ये फिट नहीं बैठ रहा। बट ये है कि 4 इंटू 3 अगर कर दें तो मिल रहा है 12। उसी तरीके से 6 इंटू 3 अगर कर दें तो आ जाएगा 18 और 18 हम लोग के आंसर में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है। तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, कि 4:12 प्रोपोर्शनल टू 6 आंसर हमें बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 18 निकल के, कि जैसे 4 और 12 के बीच में रिलेशन ये है कि 4 इंटू जब 3 करते हैं तब आता है 12, उसी तरीके से जब 6 इंटू 3 करते हैं तो आएगा आंसर 18। तो ये वाला आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन टाइप 2 नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये दिया हुआ है 20:5 प्रोपोर्शनल टू 40 क्या है यहाँ पे? तो अगर अब इसको देखें तो 5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल रहा है 20, या फिर 20 को डिवाइड कर दें 4 से तो मिल जाएगा 5। इसी तरीके से यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है जब उस पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, किसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिलना चाहिए 40, या फिर 40 में हम लोग 4 का डिवाइड कर दें। ठीक है, हम लोग क्या कर यहाँ पे नहीं वो नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ तो जो हमें फाइंड करना है वो नंबर यहाँ पे x और उस पर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो, अब जैसे 40 को 4 से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 10। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 10। ये नंबर कौन सा है? वो हम लोग का 4 है। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का हो गया 10। क्लियर? नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 6, यही जो अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं उसका आंसर निकल के आ गया 10। अब टाइप 3 लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 1,
लेटर एनोलॉजी के लिए हम लोग को फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक ये आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। फॉरवर्ड रैंक क्या होती है, बैकवर्ड रैंक क्या होती है, और बैकवर्ड रैंक के साथ साथ इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो फॉरवर्ड रैंक प्लस बैकवर्ड रैंक, किसी भी एक अल्फाबेट की जो फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक है, अगर उनका सम किया जाए तो वो निकल के आता है हम लोग का 27 के बराबर। ठीक है, ये चीज। तो फॉरवर्ड रैंक अगर हम लोग एक बार रिवाइज करें तो ए की फॉरवर्ड रैंक, बी की, सी की, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनकी अगर हम लोग फॉरवर्ड रैंक लिखें तो वो हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हैं इन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड या इन अल्फ़ाबेट से एसोसिएटेड इनकी रैंक। कैसी रैंक? फॉरवर्ड रैंक, क्योंकि हम लोग ए से स्टार्ट कर रहे हैं नंबरिंग करना। इसी में जब हम लोग जेड से नंबरिंग करना चालू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये है हम लोग का ब्लू कलर से लिखी हुई फॉरवर्ड रैंक, और ग्रीन कलर से जो लिखा है वो बैकवर्ड रैंक है। मतलब ए की जो फॉरवर्ड रैंक 1, ए की बैकवर्ड रैंक 26। तो इन ये हम लोग को जब पता होता है तो उससे चीज़ें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाती हैं लेटर एनोलॉजी या अल्फ़ाबेट एनोलॉजी वाले क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, ये 1, ठीक, ये जो फॉरवर्ड रैंक है इसकी 1, सी की 3, ई की 5। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, +2+2 हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो डी है उसकी 4, ये जो एफ है वो 6 और एच है वो 8। तो यहाँ पे रैंक क्या हो रही है, +2+2 हो रही है। साथ ही साथ इनका यहाँ पे क्या रिलेशन है, वो ये है कि जो भी आखिरी यहाँ पे रैंक आई उससे एक कम वाले रैंक से हम लोग अगला वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे BDL, B2D4L जो है हम लोग का वो हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है और यहाँ पे 5 है। तो अब यहाँ पे 2, 4, 12 दिया हुआ है, तो ये +2+2 तो है यहाँ पे, ये +2+2 ऐसे तो है, बट साथ ही साथ ये रैंक भी तो +3 हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये +2 नहीं दिखाई दी, ये +2 नहीं दिख रही यहाँ पे, ये +2 तो हो रही है बट यहाँ पे +2 नहीं है। 4+2 6 होता है जबकि 12 आ रहा है, तो ये नहीं फिट बैठेगा। अब यहाँ से अगर देखें ये चीज़ भी हम लोग को दिख रही है कि 1 से 4 तक ये हो रहा है +2। ठीक है, +3 और 3 + 3 6 हो रहा है और 5 + 3 8 हो रहा है। उसी तरीके से ये जो रैंक है इनमें हम लोग प्लस करेंगे तो अगली वाला हम लोग को मिल सकता है। तो 2 में जब 12 में इसको करते हैं, पहले 12 को अगर हम लोग लिखें 12 + 3 हो जाएगा 15, 4 +
3 हो जाएगा 7 और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। 5 होता है E, 7 होता है G, 15 होता है O। क्लियर? तो EGO ये हो गया हम लोग का आंसर इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, MNO QRS PQR। अब हमें यहाँ पे बताना है क्या निकल के आएगा। तो ये जो MNO है, ठीक है, MNO की रैंक लिख लेते हैं। इसकी रैंक 13, ये 14, ये 15। फिर जो Q होता है, Q की रैंक हम लोग की होती है 17, ये 18 और ये 19। P की रैंक 16, ये 17 और R 18। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, +3 नहीं +4 हो रहा है। इस तरीके से ये जो 14 यहाँ पे हो रहा है, ये +4 हो रहा है, ये 15 यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसकी रैंक को यहाँ पे प्लस करें तो ये हो जाएगी 20, 17 में +4 करें तो ये हो जाएगा 21, 18 में +4 करें तो हो जाएगा 22। तो 20 किसकी होती है? वो होती है टी की। 21 होती है यू की, 22 होती है वी की। तो TUV ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, DFH रेशियो JKL प्रोपोर्शनल टू ACE रेशियो क्या होगा यहाँ पे? इसके लिए रैंक लिख देते हैं, इनकी फॉरवर्ड रैंक। तो D की रैंक होती है 4, F की 6, H की 8, J की 10 है, K की 11 है और L की 12। तो यहाँ पे तो JKL लाइन से दे हुए हैं, जबकि जो DFH है वो हम लोग का +2 करके दिया हुआ है कि 4 और 6 के बीच में +2 है यहाँ पे, और 6 और 8 के बीच में जो डिफरेंस है वो +2 है, जबकि यहाँ पे +1 यहाँ पे अब देखते हैं इसकी रैंक ये 1, ये 2 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग का जो रैंक दी हुई है 3, यहाँ पे ये +2 हो रहा है और यहाँ पे भी ये +2 हो रहा है। ठीक है, इनकी जो रैंक है, ए की रैंक 1, सी की रैंक 3, ई की रैंक 5, तो इस पे +2 हो रहा है। अब हमें देखना है कि अगला वाला क्या आएगा। तो इस पे अगर हम लोग ये रिलेशन देखें कि ये जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें +4 हो रहा है, ये जो है इसमें हम लोग का +5 हो रहा है, और ये जो नंबर है, यहां से देखते हैं, ये जो नंबर है ये यहाँ पे +6 हो रहा है। दूसरे कलर को अगर चूज करें तो यहाँ पे ये +5 हो रहा है, और ये जो नंबर है ये हम लोग का +4 हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे +6 था और यहाँ पे +5, और ये जो हो रहा है वो +4 हो रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? घट रहा है, प्लस जो भी हम लोग कर रहे हैं वो घटता जा रहा है। तो सबसे पहले इस पे +6 अगर करें तो 1 + 6 हो जाएगा 7। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे +5 करें तो नंबर हो जाएगा 5 3 8। उसके बाद इसको अगर हम लोग प्लस करें तो ये हो जाएगा 5 + 4 9। तो 7 क्या होता है? वो होता है हम लोग का G, उसके बाद 8 और ये I 9। तो GHI हम लोग का आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, LMN OPQ XYZ। तो इसके लिए हम तुरंत कुछ नहीं सोचना, हम लोग को इसकी लिखनी रैंक। L की रैंक 12, इसकी 13, इसकी 14, O की रैंक हम लोग की होती है 15, P 16, Q 17, X की रैंक 24, 25 और ये 26। तो आगे आंसर क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जैसे यहाँ पे 12, 13, 14 किया था, 14 के बाद अगला वाला ही हम लोग ने यहाँ पे ले लिया 15, फिर 16, 17। उसी तरीके से जेड के अगले वाला क्या हो जाएगा? A, उसके बाद आ जाएगा B, फिर C। तो ये वाला आंसर हम लोग का हो गया LMN OPQ XYZ ABC। फिर लूप में चालू हो जाता है ऐसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर उसके बाद अगला जो अल्फ़ाबेट आता है वो फिर से A
आ जाता है, ठीक है। फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ होंगे MNO इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ ऐसे चलता रहता है, जो भी हम लोग का लूप होता है। 26 तक यहाँ है, 26 के बाद ये 27, 28, 29, मतलब 1 2 3, फिर से ये चालू हो जाता है 1 2 3, जैसे क्लॉक में होता है ना, 12, 12 के बाद 1, फिर 2 3 4 5 6 12, फिर 1, इस तरीके से लूप यहाँ पे भी चलता है। ये आ गया हम लोग का आंसर ABC। क्वेश्चन नंबर 5 लेटर एनोलॉजी का, RST WVU OPQ रैंक लिखते हैं पहले। R18 S हम लोग का 19 और T20, W23 V22 और U21, O की जो रैंक है वो 15, P की रैंक 16 और Q की रैंक 17। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, और फिर यहाँ पे इधर घट रही हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग रिलेशन देखें तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में ये हो रहा है +5, 8 5 13, और यहाँ से यहाँ पे जाने में हो रहा है +4, और 20 से 21 जाने में, 20 से 21 जाने में ये हो रहा है +3, मतलब घट रही हैं चीज़ें, +5 +4 +3। इसी तरीके से इसको करेंगे कि सबसे पहला वाला जो हम लोग को निकालना है उस पर करना है +5, तो +5 जब करेंगे तो 15 + 5 20, उसके बाद 16 + 4 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। उसके बाद 17 + 3 करना है, वो भी हम लोग को क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। क्लियर। टाइप 3 लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 5, RST रेशियो WVU प्रोपोर्शनल टू OPQ रेशियो हम लोग को फिर आंसर बताना है क्या आएगा। इनकी रैंक लिख दें तो जो R की होती है वो 18, इसकी 19, इसकी 20, W की 23, इसकी 22 और इसकी 21। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इधर रैंक बढ़ रही है और ये इधर घट रही है। इसी तरीके से यहाँ पे करके देखते हैं, O होता है 15, ये 16 और ये 17, तो यहाँ पे रैंक बढ़ रही है, उसके बाद यहाँ पे घटना चाहिए। तो अगर इसके बीच में ऐसे रिलेशन देखें हम लोग, तो ये हो रहा है +5, फिर 19 और 22 के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो ये हो रहा है +3, फिर 20 और 21 के बीच में अगर रिलेशन देखें तो यहाँ पे हो रहा है इस जगह पर +1, ठीक है। क्लियर। इसी तरीके से ये जो O P और Q है, इसकी रैंक में अगर प्लस ऐड कर दें, +5 ऐड कर दें पहले वाले में +5, तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद जो ये P है उस पे अगर हम लोग 3 ऐड कर दें तो हो जाएगी 19, 17 में 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 18। तो 20 होता है T, उसके पहले आता है S और उसके पहले आता है R, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का TSR, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 लेटर एनोलॉजी का। अब टाइप 3 लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है GHJ KLM CDE, ठीक है। GHJ प्रोपोर्शनल रेशियो, KLM प्रोपोर्शनल टू CDE रेशियो, यहाँ पे फिर आंसर बताना है। G की रैंक लिखें 7, H की रैंक 8, और जो हम लोग का J है, J की रैंक हो गई 10, K 11, L 12 और M हो गया 13। यहाँ पर उसके बाद ये जो D है CDE, यहाँ पे रैंक 3, 4 और ये 5। अब हमें बताना है कि आगे आंसर क्या होगा। तो G जो है उसकी रैंक पे अगर हम लोग 4 ऐड करें तो मिल रहा है हम लोग को 11, 8 में 4 ऐड करें तो मिल रहा है 12, और 10 में 3 अगर ऐड करें तो मिल रहा है 13,
उसी तरीके से जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है CDE, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इनमें 4 ऐड करना है, उसके बाद इस पे 4 ऐड करना है, तो 4 इस पे ऐड करेंगे तो 3 + 4 7, फिर 4 + 4 8, उसके बाद जो ये 5 है इस पे हम लोग को 3 ऐड करना है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। ये तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 क्या जो होता है वो होता है G, और 8 होता है H। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का GHH। तो ये थे हम लोग के कुछ 6 प्रॉब्लम्स हर एक टाइप के ऊपर। पहला टाइप था हम लोग का सिमेंटिक, उसके बाद जो सेकंड टाइप था वो था हम लोग का नंबर एनोलॉजी, और जो थर्ड टाइप था हम लोग का लिटर एनोलॉजी। तो इस तरीके से हम लोग ने आज कुछ प्रॉब्लम्स लगाई हैं इन टाइप्स के ऊपर, और इसके जो अगला लेक्चर है उस पे हम लोग बाकी के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।